नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर 14वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसा किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रहा था जिसके वजह से यूरोपीय देश दुनिया के विभिन्न भागों में जाकर के भौगोलिक खोज करने का प्रयास करता है, खास करके समुद्री मार्ग से, समुद्र के रास्ते से। और इसी खोज में भारत की खोज किस तरीके से किया पुर्तगाल के द्वारा, किस तरीके से सबसे पहले पुर्तगाल के जो व्यापारिक कंपनी के रूप में जो एक कंपनी बना जो भारत से व्यापार करता था। वास्को डी गामा महत्वपूर्ण योगदान दिया समुद्र मार्ग से भारत तक पहुंचने में। सबसे पहले उन्होंने ही आया। हमने समझने का प्रयास किया कि वास्को डी गामा से पहले भी एक व्यक्ति थे, बार्थोलोमियो डियास, जिन्होंने 1488 ईस्वी में प्रयास किया था भारत तक पहुंचने का, पर वो सफल नहीं रहा। वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचा, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां तक पहुंचा। और उसके बाद 10 साल के बाद वास्को डी गामा वहाँ से चलना शुरू किया और भारत तक पहुंचा। और जब वो भारत पहुंचा तो उस समय वो कालीकट तक पहुंचा और कालीकट का राजा उस समय जमोरीन था, जिन्होंने उनका स्वागत किया। और उसके बाद जब वास्को डी गामा वहाँ से सामान खरीद करके यूरोप के बाजार में बेचा तो उनको कीमत को छोड़ करके लगभग 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। और इस मुनाफे के कारण जो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी थे उनका तो भारत की तरफ एक जिज्ञासा बढ़ा ही, उत्सुकता बढ़ा ही। साथ में बाकी यूरोपीय व्यापारी कंपनी भी भारत आने का प्रयास किया। इसी क्रम में हमने ये समझा था कि जो 1510 ईस्वी में जो पुर्तगाल के वायसराय थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उन्होंने गोवा को अपने अधीन कर लिया बीजापुर के शासक को हरा करके। पर हुआ ये कि 1612 ईस्वी में तक आते आते 1612 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली के बीच सूरत में एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में पुर्तगाली का हार होता है और इस हार के साथ ही उसका जो भारत में स्थिति था, भारत में जो उनका पोजीशन था, वो खत्म होना शुरू हो जाता है और दूसरे व्यापारिक कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी था वो डच से कई बार लड़ाई लड़ा था, अपने क्षेत्रों को बढ़ाने को लेकर के, अपने इंटरेस्ट को लेकर के। और उन लड़ाई में भी डच ने उनको पराजित किया था। और इस पराजय के वजह से 17वीं शताब्दी आते आते जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी था उनकी जो स्थिति है वो भारत में कमजोर होता चला गया और उनको भारत से बाहर होना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी थे उनकी ऐसी क्या खामियां थे उसके अंदर, उन्होंने किस तरीके की नीतियां अपनाई जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अंततः उसको भारत से और दक्षिण एशिया से बाहर होना पड़ा। हम इन बातों को आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। फिर दो ऐसे पॉलिसी को समझना जरूरी हो जाता है पुर्तगाली के संबंध में जब हम पढ़ते हैं। एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी और दूसरा कार्टेज सिस्टम, कार्टेज व्यवस्था। इन दोनों के विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के पतन के पीछे क्या क्या कारण रहा, क्या क्या ऐसी परिस्थितियां या क्या क्या ऐसे बाधाएं उत्पन्न हुए जिसके वजह से पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण एशिया में हार का सामना करना पड़ा। तो आइए समझते हैं। अगर हम ये समझे कि पुर्तगालियों का पतन क्यों होता है, उसके पीछे कई सारा कारण है। पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, अगर हम इन चीजों को समझने का प्रयास करें तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इनमें जो सबसे पहला कारण है पुर्तगाली के पतन होने का,
अगर आप उसको समझने का प्रयास करें तो वो ये है कि धार्मिक मामले में बहुत ही असहिष्णु था। धार्मिक मामले में बहुत असहिष्णु था। देखिए, जब हमने ये पढ़ा कि खोज यात्रा या भौगोलिक खोज की शुरुआत यूरोपीय देश ने क्यों किया, तो उसमें हमने एक कारण ये भी समझा था कि यूरोप के शासक चाहते थे कि दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो और ईसाई धर्म में बहुत सारे लोग जुड़े। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था या पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी था, ये धार्मिक मामले में बहुत ज्यादा असहिष्णु था। इन्होंने भारत के कई हिस्से को, कई क्षेत्र को अपने अधीन किया, पर भारत जहाँ पे पहले से ही हिंदू धर्म थे, मुस्लिम थे, बाकी कई सारे धर्मों के लोग रहते थे। इस स्थिति में जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी है, ये धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा असहिष्णु था। इन्होंने स्थानीय लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्मों में कन्वर्ट करने का प्रयास किया और जो लोग परिवर्तित नहीं होता था उनको प्रताड़ित करता था, उनको दंडित करता था, जिसकी वजह से स्थानीय लोग और स्थानीय शासक पुर्तगाली से बहुत ज्यादा खफा थे, चिढ़ते थे। हालांकि अगर आप पुर्तगाली की स्थिति को देखें, समय अवधि को देखें, तो इस समय भारत के केंद्रीय सत्ता में मुगल होता है और कई बार तो पुर्तगाल के जो बहुत सारे व्यापारिक कंपनी थे या पुर्तगाल से आए हुए लोग थे, ईसाई मिशनरी थे, ये मुगल दरबार गए और जो उस टाइम पे औरंगजेब था, या औरंगजेब नहीं, उस टाइम पे अकबर था, अकबर को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया कि वो भी किसी तरह से कन्वर्ट होकर के किस में आ जाए, ईसाई में आ जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। जो धार्मिक असहिष्णुता था, ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ पुर्तगालियों का पतन होने का, क्योंकि स्थानीय लोग और स्थानीय शासक पुर्तगालियों की जो धार्मिक नीति थे उससे कहीं न कहीं अपने आप को ये महसूस करते थे कि ये हम पे जबरदस्ती जबरन एक नया धर्म थोपने का प्रयास कर रहा है। और अंततः ये जो रीजन है धार्मिक असहिष्णुता का, इसके वजह से पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी को भारत में हार का सामना करना पड़ता है, भारत में उनकी स्थिति कमजोर पड़ती है। दूसरा अगर चीज आप समझने का प्रयास करें पुर्तगालियों के पतन का, तो कमजोर नौसैनिक पुर्तगालियों की जो नौसेना था वो ब्रिटिश नौसेना से कमजोर था या डच की नौसेना से कमजोर था। और कमजोर नौसेना होने की वजह से कई सारे युद्धों में जब आपस में यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हुई भारत को नियंत्रित करने का, भारत में अपने व्यापार को नियंत्रित करने का, या दक्षिण एशिया में अपने व्यापार को प्रसार करने का, व्यापार को बढ़ावा देने का, तो उस स्थिति में बहुत सारे पुर्तगालियों का जो है वो सामना हुआ दूसरे देशों के व्यापारिक कंपनी का। और चूंकि इसका नौसेना कमजोर था, तो इसके कमजोर नौसैनिक स्थिति के कारण इसको कई बार हार का सामना करना पड़ा। और अगर देखें तो जो पुर्तगाली थे ना, ये लूट एवं डकैती पे बहुत ज्यादा निर्भर थे। एवं डकैती की इसका जो नीति था, ये कई बार तो स्थानीय शासक के जहाजों को लूटते थे, उन पे डाका डालते थे, या दूसरे देश के व्यापारी जब भारत आने का प्रयास करता था तो उनके जहाजों पे हमला करते थे, उनके सामानों को लूट लेते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो मुगल शासक थे, मतलब मुगल बादशाह थे, उनके व्यापारिक जहाज को भी इन्होंने लूटने का प्रयास किया। और इस लूट के वजह से इसके प्रति लोगों का भारत के अंदर एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का भारत में पतन होने का। इसके अगर हम और देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ कि ब्राजील का खोज मतलब कि पुर्तगाली अब समुद्र के रास्ते ब्राजील पहुंच गया, दक्षिण अमेरिका पहुंच गया। और जब वो ब्राजील पहुंचा तो उसके बाद उनका जो ध्यान है वो भारत की तरफ कम पड़ गया और वो अपने आप को
ब्राजील में स्थापित करने का प्रयास किया, और इस प्रयास के बाद धीरे धीरे उनकी भारत की तरफ ध्यान कम होता चला गया, भारत की तरफ इंटरेस्ट कम होता चला गया, और ये भी इसके पतन होने का एक प्रमुख कारण है। एक और कारण आप समझिए कि पुर्तगाल के व्यापार पर वहां के राजा का बहुत ज्यादा नियंत्रण था। व्यापारिक कंपनी पर राजा का नियंत्रण, राजा का नियंत्रण। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो वहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो कंपनी का संरचना है वो बाकी यूरोपीय देशों से कितना अलग था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और चूंकि उसकी व्यापारिक कंपनी का संरचना अलग था जिसके वजह से उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला आगे चल करके। पर जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी था इस पर राजा का बहुत ज्यादा नियंत्रण था, और राजा के द्वारा चुने हुए लोग ही इस व्यापारिक कंपनी को चलाते थे। ऐसे स्थिति में ये लोग सही तरीके से काम नहीं करते थे, और सही तरीके से काम नहीं करने के वजह से, और राजा के द्वारा चूंकि डिसीजन लेने की प्रक्रिया में भी लेट होता था, इसके वजह से धीरे धीरे पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का भारत में पतन हुआ। अंततः जो ब्रिटेन से दूसरे व्यापारिक कंपनी आए, जैसे डच आए, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए, यूरोप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए। इन व्यापारिक कंपनी का एक तो कंपनी की संरचना बहुत सुदृढ़ था, दूसरा नौसैनिक स्थिति भी बहुत अच्छा था, जिसके वजह से कई बार जब प्रतिस्पर्धा के लिए इन कंपनियों के बीच आपसी लड़ाई हुआ तो इस लड़ाई में जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी है इसको हार का सामना करना पड़ा, और अंततः इसको भारत एवं जो दक्षिण एशिया है यहाँ से बाहर निकल करके फिर यूरोप तक सिमटना पड़ा। अब हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी के विषय में समझते हैं जो पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहला जो पॉलिसी है वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। सबसे पहले हम समझते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को नीले पानी की नीति भी कहते हैं। और जब हम ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करते हैं तो ब्लू वाटर पॉलिसी की जो शुरुआत किया था फ्रांसिस्को अल्मीडा के द्वारा, इसकी शुरुआत किया गया था फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, और हमने आपको बताया था कि फ्रांसिस्को अल्मीडा जो पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक कंपनी का पहला गवर्नर था, इन्होंने 1505 ईस्वी में गवर्नर का पद संभाला था। लेकिन जो फ्रांसिस्को अल्मीडा था, ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या मानना था, इसका मानना था कि भारत में क्षेत्रीय नियंत्रण के जगह क्षेत्रीय नियंत्रण नहीं करना है, यानी कि क्षेत्र को अपने अंदर नहीं लाना है। इसके वजह से अब क्या करना है कि हिंद महासागर में कंट्रोल करना है, हिंद महासागर पर नियंत्रण। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब कि हम भारत की जो क्षेत्र है यहाँ पर अपना साम्राज्य नहीं स्थापित करेंगे, इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के बजाय अगर हम जो समुद्री एरिया है वहां पर अपना अधिकार जमाते हैं, उसको नियंत्रण में ले लेते हैं, तो ये ज्यादा हमारे लिए फायदा साबित होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो हम व्यापार को कंट्रोल करेंगे, और दूसरा क्या होगा कि व्यापार को कंट्रोल करने के साथ साथ किसी बाहरी देश को इस क्षेत्र में आकर के व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नीति था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये फ्रांसिस्को अल्मीडा के द्वारा शुरू किया गया था। इस पॉलिसी के तहत भारत पर सीधे नियंत्रण करने के वजह, भारत पर क्षेत्रीय एकाधिकार स्थापित करने के वजह समुद्री एरिया पर एकाधिकार स्थापित करना है, चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो या अरब सागर का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों पे अपने आप को स्थापित करना है और अपने आप को स्थापित करके व्यापार पर नियंत्रण रखना है।
दूसरा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था था जिसको कहते हैं कार्टज सिस्टम या कार्टज व्यवस्था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था था उसको कहते हैं कार्टज सिस्टम, कार्टज व्यवस्था। देखिए जो ये कार्टज व्यवस्था क्या था, ये कार्टज व्यवस्था चूंकि इन्होंने जो समुद्री एरिया है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा, तो भारत से बाहर निकल करके कोई भी देश अगर व्यापार करना चाहता था, चाहे वो भारत के व्यापारी हो या अरब व्यापारी हो, तो जब भी वो अरब सागर के क्षेत्र में या हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए बाहर निकलता था, तो व्यापार करने के लिए बाहर निकलने की वजह से उसको जो पुर्तगाली वायसराय थे गोवा का, उनको कर देना होता था, उनसे परमिशन लेना होता था। उसी परमिशन की व्यवस्था को कहा जाता था कार्टेज सिस्टम। और इस परमिशन के लिए सबसे पहले जो गोवा का वायसराय था उनको कुछ न कुछ पैसा देना होता था, इसको कहा जाता था कार्टेज व्यवस्था। और इस कार्टेज व्यवस्था को भारतीय व्यापारी को भी मानना पड़ता था, यानी कि पुर्तगाली भारत पर व्यापार करने के लिए आया, गोवा को नियंत्रण में किया और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम शुरू कर दिया जिसकी वजह से अगर किसी भी व्यापारिक कंपनी को हिंद महासागर में या अरब महासागर से होकर के व्यापार करना है, अपने जहाज को लाना है, तो इसके लिए उसको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा गोवा के वायसराय से। और ये परमिशन तब मिलेगा जब एक निश्चित अमाउंट उसको दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही उसको क्या किया जाएगा कि परमिशन दिया जाएगा। यानी कि ये तो ऐसा व्यवस्था हो गया कि भारत पर बाहर से आकर के भारत पर नियंत्रण किया, और अगर भारतीय व्यापारी को अब अगर हिंद महासागर में जाना है या अरब सागर में जाना है तो पहले उसको परमिशन लेना है, और उस परमिशन के लिए उनको एक निश्चित राशि देना होता था। तो इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि पुर्तगाली का पतन क्यों हुआ और पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया दो महत्वपूर्ण पॉलिसी, एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी और दूसरा कार्टेज सिस्टम, इनको समझने का प्रयास किया। आगे के वीडियो में किस तरीके से डच व्यापारी कंपनी भारत आया और फिर ब्रिटिश व्यापारी कंपनी के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।